गुड इवनिंग बच्चों। देखो क्लास में हमने वेक्टर्स को जोड़ना मतलब वेक्टर्स का परिणाम ही निकालना देख लिया था। और मैंने क्लियरली बताया था कि दो वेक्टर का परिणाम ही निकालना हो तब तो फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर का परिणाम ही निकालना हो तो उसको घटक से करते हैं। अब परिणाम ही निकालने में कुछ और बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसकी फिजिक्स में बार बार जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना। तो कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल है और इस पर तीन बल सदिश लग रहे हैं। पहले बल का मान भी F, दूसरे का मान भी F और तीसरे का मान भी F ही है। तीनों एक ही तल में है और हमको दे रखा है कि पहले और दूसरे बल के बीच भी कोण 120 डिग्री, दूसरे और तीसरे बल के बीच भी कोण 120 डिग्री और तीसरे और पहले के बीच भी कोण 120 है। ऐसे सिमेट्रिकल है। तो हमको पूछा है कि इन तीनों बलों का परिणामी कितना होगा वो देखना है। देखो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो ना, वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन तो प्रैक्टिकली फील कर सकता है कि बताओ किसी वस्तु को इधर भी उतने ही बल से खींचे, इधर भी उतने ही बल से खींचे और इधर भी उतने ही बल से खींचे, तो फीलिंग से सोच के बताओ कि वस्तु हिलेगी नहीं, है ना। तो कोई स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली सोच सकता है कि इधर भी उतने ही बल से खींच रहे हैं, इधर भी उतने ही बल से खींच रहे हैं और इधर भी उतने ही बल से खींच रहे हैं, तो वस्तु हिलेगी नहीं, मतलब इनका परिणाम ही बिल्कुल जीरो होगा। वो हम कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं। लेकिन चलो एक बार गधों टाइप से इसका परिणाम ही निकाल लेते हैं ना। तो ये तीन बल हैं, बराबर मान के बल हैं, बराबर बराबर कोणों पर एक ही तल में सिमेट्रिकली कार्य कर रहे हैं, तो इनका परिणाम ही कितना होगा उसको एक बार मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली निकाल लेते हैं। तो बस बहुत सारे बलों का परिणाम ही निकालना है तो वही घटक से ही करेंगे। तो तुम आराम से बताओ कि ये बल तो सीधा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये दोनों बल टेढ़े हैं तो उनको घटक में तोड़ देते हैं ना। पहले इसके घटक तो तुम खुद बताओ कि बताओ इस बल का x घटक तो पीछे की ओर होगा और y घटक ऊपर की ओर, और इसके घटक तो होता ये बल भी थोड़ा बहुत पीछे की ओर है, तो इसका x घटक तो पीछे होगा और y घटक नीचे की ओर होगा, है ना। चलो इसके घटक करते हैं। बताओ कुल कोण 120 डिग्री है ना, कुल कोण 120 डिग्री है, तो ये कोण भी आधा होगा 60 और ये भी 60। आराम से बताओ कि F बल है, इसके साथ कोण बन रहा है तो एक cos घटक होगा, मतलब F cos 60, और इसके साथ कोण नहीं बन रहा है तो ये F sin 60। इसमें भी वही F बल है, इसके साथ कोण बन रहा है तो F का एक घटक F cos 60 और ये घटक F sin 60। मान भी देख सकते हो, F इंटू cos 60 हाफ होता है तो ये F/2, और ये भी F इंटू cos 60 हाफ में, तो ये भी F/2। ये F इंटू साइन 60 √3/2 और ये भी F इंटू साइन 60 √3/2। तो आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि हमने सारे बलों को x और y दिशा में घटक कर दिया ना, सारे बलों को x और y दिशा में तोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, x दिशा में परिणामी देखेंगे और y दिशा में। पहले x दिशा में परिणामी देखते हैं, तो तुम देखते ही बताओ कि बताओ x दिशा में आगे की ओर भी बल F है और पीछे की ओर भी F/2 और F/2 F है। तो बताओ x दिशा में आगे की ओर भी बल F और पीछे की ओर भी बल F, तो ये आगे पीछे वाले भी बल कैंसिल हो गए। और ऐसे ऊपर नीचे देखते हैं तो ऊपर की ओर भी √3F/2 है और नीचे की ओर भी √3F/2 है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो तुम खुद बताओ इस प्रकार आगे और, है ना, अगर घटक की है तो हमको साफ साफ पता चल गया कि इस बार आगे और पीछे वाले बल भी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर और नीचे वाले बल कैंसिल हो जाएंगे, तो सारे बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन सब का परिणाम ही बिल्कुल जीरो होगा। तो बताओ ये तो हमने अपने बिल्कुल कॉमन सेंस से, मतलब ऑब्जर्वेशन से देख करके बता दिया था, लेकिन गधों टाइप से अगर कैलकुलेट करोगे तब भी वही आंसर आएगा। बच्चों ठीक है ना। तो अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी गधों टाइप से इतनी सारी कैलकुलेशन की तो बस बेवकूफी करके सबक मिल गया।
है। तो ध्यान रखना कि अब हमको बेवकूफ से इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है ना। अब इसमें इतना डिटेल में नहीं करेंगे, बस अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बस हम फिर हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बराबर बराबर मान के बल बराबर बराबर कोणों पर एक ही तल में सिमेट्रिकली कार्य करें तो उनका परिणामी 0 होगा। है ना? तो हम कह सकते हैं कि बराबर बराबर मान के बल बराबर बराबर कोणों पर एक ही तल में सिमेट्रिकली कार्य करें तो उनका परिणामी 0 होगा। या तो वो डायरेक्ट कैंसिल होंगे, या डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहे तो घटक करने पर भी कैंसिल जरूर हो जाएंगे, तो उनका परिणामी बिल्कुल 0 होगा। लेकिन ध्यान रखना कि सेम तल में होने चाहिए। अगर अलग अलग तल में हुए तो परिणामी 0 होना जरूरी नहीं है। हाँ बच्चों, इस केस में परिणामी 0 होने के लिए सारे बल एक ही तल में होने चाहिए। अगर अलग अलग तल में हुए तो परिणामी 0 होना जरूरी नहीं है ना। उसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु पर 5 बल लग रहे हैं, है ना, जो 5 अंगुलियों के अनुदिश है। ये तो मान लेते हैं कि वस्तु पर 5 बल लग रहे हैं, इन सब का मान बराबर है, ये एक दूसरे से बराबर बराबर कोणों पर है, लेकिन एक ही तल में नहीं है, अलग अलग तल में है। तो बताओ इस बार क्या इनका परिणामी 0 होगा क्या? नहीं होगा, है ना। भले मान समान है, कोण भी समान है, लेकिन एक ही तल में नहीं है, अलग अलग तल में है। तो इस बार इनका परिणामी 0 नहीं होगा। कोई कॉमन सेंस से बता सकता है कि इस बार इनका जो परिणामी होगा वो इन सब के बीच में ऐसा कुछ होगा। तो इसीलिए मैंने एक ही तल में वो बोला था, ठीक है ना। तो इसलिए सही स्टेटमेंट ये है कि बराबर बराबर मान के बल बराबर बराबर कोणों पर एक ही तल में सिमेट्रिकली कार्य करें तब उनका परिणामी 0 होगा। अगर बराबर बराबर मान के बल बराबर बराबर कोणों पर लेकिन ऐसे अलग अलग तल में हो तो फिर परिणामी 0 होना जरूरी नहीं है। यस बच्चों, अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बराबर परिमाण के बल बराबर बराबर कोणों पर एक ही तल में सिमेट्रिकली कार्य करें तो उनका परिणामी निश्चित रूप से 0 होगा। या तो वो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, या फिर डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहे तो घटक करने पर भी कैंसिल जरूर हो जाएंगे, तो इनका परिणामी आंखें बंद करके 0 ही होगा। हाँ बच्चों, इसी में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, स्मार्टली आंसर देना है ना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई समपंचभुज है और इसके हर एक कॉर्नर पर हमने प्लस क्यू के आवेश रख दिए हैं और केंद्र पर एक माइनस क्यू का नेगेटिव आवेश रखा है। बस हमको पूछा है कि केंद्र पर माइनस क्यू का जो नेगेटिव आवेश है इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा वो देखना है। चलो डायरेक्ट सोच के बताओ कि इस पर परिणामी बल कितना होगा। स्मार्ट पर्सन देखते ही समझ सकता है कि सेंटर पर जो माइनस क्यू आवेश है उस पर परिणामी बल 0 होगा। चलो एक बार देख लेते हैं, है ना। तो सेंटर पर जो माइनस क्यू आवेश है उस पर बल बाकी सारे आवेशों के कारण लगेगा। तो बताओ, जैसे ये वाला भी विपरीत चिन्ह का आवेश है, तो है ना, ये भी विपरीत चिन्ह का आवेश है, तो इस आवेश के कारण भी आकर्षण बल लगेगा जिसका मान k q1 q2 अपन r स्क्वायर होगा। तो चलो इस बल को शॉर्ट फॉर्म में F बोल देते हैं। वैसे ही ये भी विपरीत चिन्ह का आवेश है, तो इसके कारण भी बल आकर्षण लगेगा और सिमेट्रिकली इसका मान भी F होगा। इसके कारण भी आकर्षण बल लगेगा, उसका मान F। इसके कारण भी आकर्षण बल लगेगा, उसका मान F। और इसके कारण भी आकर्षण बल लगेगा, इसका मान भी F है। बस हर एक आवेश के कारण बल निकालिए। अब हमको इन सब का परिणामी निकालना है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार परिणामी निकालने के लिए क्या मूर्खों टाइप से पूरा कचरा करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, एक बार बेवकूफी कर चुके हैं ना। तो अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सारे बल बराबर मान के हैं। तो तुम बताओ, ये सारे बल बराबर मान के हैं
बिल्कुल बराबर कोणों पर एक ही तल में सिमेट्रिकली कार्य कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बराबर मान के बल हैं, ये परस्पर बराबर कोणों पर एक ही तल में सिमेट्रिकली कार्य कर रहे हैं, तो इनका परिणामी आंखें बंद करके 0 ही होगा। भले ये डायरेक्ट कैंसल नहीं हो रहे, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि घटक करने पर निश्चित रूप से कैंसल हो ही जाएंगे, तो इनका परिणामी बिल्कुल 0 होगा। तो बच्चों देखो, अभी हमने सदिशों को जोड़ना या सदिशों का परिणामी निकालना देख लिया। अब हम सदिशों को घटाना मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखते हैं, है ना? उसी टाइप से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जैसे सदिशों को जोड़ने के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही सदिशों को घटाने के भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें वेक्टर को लड्डू कटाई से जमा करके आई कैप जे कैप में दिया होता है, और दूसरे टाइप के वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें वेक्टर को ग्राफिकली मतलब एरो की फॉर्म में दिया होता है। दोनों करते हैं। पहले सदिशों को घटाने के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? तो हमको दे रखा है कि जैसे ए वेक्टर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप है, और बी वेक्टर 4 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप है। तो हमको इन दोनों सदिशों को घटाना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि सदिशों को अगर लड्डू कटाई से जमा करके आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा हो, तब तो इनको सिंपली एलजेब्रिकली घटा सकते हैं। तो बस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है ना। तो बताओ ए वेक्टर कितना है? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, माइनस बी वेक्टर कितना है? 4 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। बस अब सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं ना। बताओ, आई कैप वाले पार्ट को कंबाइन करोगे तो माइनस 2 आई कैप, फिर जे के वाले पार्ट को कंबाइन करोगे तो प्लस 4 जे के, और के के वाले पार्ट को कंबाइन करोगे तो माइनस 7 के। तो ये तो बेवकूफ बनाने के क्वेश्चन थे ना। तो ध्यान रखना कि वेक्टर को अगर आई कैप जे कैप में दे रखा हो, तब तो जैसे उनको एलजेब्रिकली जोड़ रहे थे, वैसे एलजेब्रिकली इनको घटा भी सकते हैं। हाँ बच्चों, अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें वेक्टर को ग्राफिकली दिया होता है, मतलब एरो के टाइप से दिया होता है। अब सदिशों को कैसे घटाते हैं वो देखते हैं। उसको समझने के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमको दे रखा है कि ए वेक्टर ऐसा और बी वेक्टर ऐसा है, तो हमको इन दोनों सदिशों को घटाना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसा होगा उसको ड्रॉ करना है। ये तो देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की एक स्किल होती है, तो अच्छे ध्यान रखना कि हमको सदिशों को घटाना तो आता ही नहीं है, हमको तो सदिशों को केवल जोड़ना आता है। तो स्किल ये होती है कि घटाने को भी जोड़ में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसमें स्किल ये होती है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन को भी वेक्टर एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ये ध्यान रखना कि घटाने को भी जोड़ में कन्वर्ट करते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। बस, अब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटाएंगे नहीं, उसकी जगह ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ेंगे, है ना? तो तुम बताओ, इसमें ए वेक्टर तो अवेलेबल है, अब हमको माइनस बी वेक्टर देखना है। तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बताओ बी वेक्टर ऐसा है, तो ऑब्वियसली माइनस बी वेक्टर इसका बिल्कुल उल्टा होगा। बस, अब हम घटाने की जगह ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ेंगे। मैंने बताया था, इनको जोड़ने के लिए तो सिंपली इनको 1/1 जमाएंगे। तो चलो ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर को तो छेड़ते नहीं है ना, इस ए वेक्टर को छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, और इसमें हमको माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो उसके लिए इस माइनस बी वेक्टर को समानांतर शिफ्ट करके 1/1 जमाते हैं। ऐसे ही जमाएंगे ना, वही कि ए वेक्टर को ऐसे ही, और उसमें माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो माइनस बी वेक्टर को समानांतर शिफ्ट करके 1/1 जमाएंगे।
तो बस अब तुम आराम से बताओ, देखते बताओ कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर दोनों 1 बाय 1 हो गए, तो बताओ इन दोनों का योग या इन दोनों का परिणामी क्या होगा? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा वेक्टर ही इन दोनों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा, मतलब ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, जिसको अपने दूसरे शब्दों में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे लिखते हैं। तो बस वेक्टर को घटाते से एक ही चीज ध्यान रखना कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन को भी हम वेक्टर एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। ना बच्चों, ठीक है ना? तो वेक्टर को घटाने का यही सबसे सीधा साधा तरीका है, यही सबसे अच्छा है, लेकिन कई लोग अपनी थोड़ी डेढ़ बुद्धि लगाते हैं, वो सुन लेना है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, इस ए वेक्टर को तो, है ना, इस ए वेक्टर को तो ऐसे ही रहने देते हैं और उसमें माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। तो उसके लिए इस माइनस बी वेक्टर को समानांतर शिफ्ट करके इधर लगाते हैं, है ना। माइनस बी वेक्टर को समानांतर शिफ्ट करके इधर लगाते हैं, तो ये भी कोई पाप नहीं है। तुम बताओ कि माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों बिल्कुल 1 बाय 1 है, तो इस टाइप से भी किया जा सकता है ना। तो माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर बिल्कुल 1 बाय 1 है, तो इनका भी परिणामी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश, तो ये इन दोनों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा, मतलब माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, जिसको दूसरे शब्दों में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं। तो बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? सेम आंसर आ रहा है, तो कैसे भी कर सकते हो। फिर भी मैं एडवाइस यही करूंगा कि जिस क्रम में घटाना हो उसी क्रम में करेंगे, ज्यादा डेढ़ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तो हमने केवल दो वेक्टर को घटाना देखा, लेकिन हम तीन दो से ज्यादा वेक्टर हो तब भी इसको घटाने का काम उसी स्किल से कर सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमको दे रखा है 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है और सी वेक्टर ऐसा है। बस इस बार हमको पूछा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ये दिखने में कैसा होगा, इसको ड्रॉ करना है। ये तो वही अपनी स्किल यार, अपनी वही स्किल की हम इस सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। वही कि सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन मतलब योग में कन्वर्ट करेंगे। तो तुम खुद बताओ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये माइनस बी माइनस सी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर। तो बस हम घटाने की जगह, है ना, घटाने की जगह ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ेंगे और उसमें माइनस सी वेक्टर को और जोड़ेंगे। तो तुम बताओ कि इस बार ए वेक्टर तो अवेलेबल है, अब हमको माइनस बी और माइनस सी देखने हैं, तो देखते ही बताओ कि बी वेक्टर ऐसा है, तो ऑब्वियसली माइनस बी वेक्टर इसका उल्टा होगा, और सी वेक्टर ऐसा है तो ऑब्वियसली माइनस सी वेक्टर इसका उल्टा होगा। इस टाइप से होंगे, है ना। बस अब हम इजीली कर सकते हैं ना, वही करेंगे कि पहले ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ेंगे और उसमें माइनस सी वेक्टर को जोड़ेंगे। तो चलो ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर को छेड़ते नहीं है ना, ए वेक्टर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब उसमें हमको माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो उसके लिए, है ना, उसके लिए माइनस बी वेक्टर को समानांतर शिफ्ट करके इधर लगाते हैं, है ना। तो बस तुम बताओ कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर 1 बाय 1 हो गए, ये दोनों जुड़ गए, तो उसमें माइनस सी वेक्टर को और जोड़ना है। तो उसके लिए इस माइनस सी वेक्टर को भी समानांतर शिफ्ट करके 1 बाय 1 जमाएंगे। बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि है ना, देखते ही बताओ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर तीनों बिल्कुल 1 बाय 1 हो गए। तो बताओ इन तीनों का परिणामी क्या होगा? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश ही इनके परिणामी को प्रदर्शित करेगा, मतलब ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, जिसको दूसरे शब्दों में हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर भी बोल सकते हैं। हाँ बच्चों देखो,
अभी तो हमने त्रिभुज नियम से केवल वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ड्रॉ करना देखा है, लेकिन हम थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं तो हम त्रिभुज नियम से वेक्टर सब्ट्रैक्शन का परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। याद होगा ना, जैसे पहले हमने त्रिभुज नियम से सदिश योग मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात किया था, उसी तरीके से हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। वही इसको समझने के लिए वही वाला केस दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर ए वेक्टर है, इसके परिमाण को स्मॉल ए मान लेते हैं। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, इसका परिमाण स्मॉल बी मान लेते हैं, और दोनों के बीच कोण थीटा है। बस हमको इन दोनों वेक्टर को घटाना है ना। तो हमको दोनों वेक्टर को घटाना है, मतलब हमको देखना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसा होगा, वो देखना है। तो बस वही अपनी पुरानी तरीका वही अपना पुराना तरीका कि सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आराम से बताओ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो घटाने की जगह हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ेंगे। तो बताओ ए वेक्टर तो हमारे पास अवेलेबल है, अब माइनस बी वेक्टर देखना है। तो ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बताओ बी वेक्टर ऐसा है ना, कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बी वेक्टर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर इसका उल्टा होगा। बस अब हमको ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो सिंपली उनको 1/1 जमाएंगे। तो चलो ऐसा करते हैं कि इस ए वेक्टर को तो छेड़ते नहीं है ना, इस ए वेक्टर को तो छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, जिसका मान स्मॉल ए था। तो ए वेक्टर को छेड़ते नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं, और इसमें हमको माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। तो उसके लिए इस माइनस बी वेक्टर को समानांतर शिफ्ट करके 1/1 लगा देते हैं, इधर लगाएंगे, यही आएगा ना। वही इसमें माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो उसके लिए इस माइनस बी वेक्टर को समानांतर शिफ्ट करके 1/1 लगा देंगे। और तुम बताओ कि समानांतर शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका मान भी स्मॉल बी का स्मॉल बी रहेगा, है ना। समानांतर शिफ्ट करें तो इसका मान स्मॉल बी का स्मॉल बी रहेगा, और कोण भी थीटा का थीटा ही रहेगा, है ना। बस तुम आराम से बताओ कि तुम आराम से बताओ कि अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर दोनों बिल्कुल 1/1 हो गए। तो बताओ अब इनका परिणामी क्या होगा, सिंपली प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा वेक्टर ही दोनों 1/1 हो गए ना। तो इनका परिणामी क्या होगा, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला ये वाला सदिश इनके परिणामी को प्रदर्शित करेगा, मतलब ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, या इसको दूसरे शब्दों में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोलते हैं। तो बस इन सदिशों का, है ना, सदिशों का व्यवकलन या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिखने में ऐसा होगा। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ड्रॉ तो हम पहले भी कर चुके थे, यानी इसको ड्रॉ तो पहले भी कर चुके थे, लेकिन अब हमको वेक्टर सब्ट्रैक्शन का परिमाण निकालना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, या दूसरे शब्दों में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस वेक्टर की लंबाई निकालनी है। बस इसको भी सिंपल ज्योमेट्री से कर सकते हैं ना। तुम आराम से बताओ कि ए वेक्टर सीधा है, इसको छेड़ते नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन बी वेक्टर टेढ़ा है तो उसको घटक में तोड़ देते हैं, है ना। तो बी वेक्टर टेढ़ा है तो इसके घटक में तोड़ देते हैं। तो तुम बताओ कि जो माइनस बी वेक्टर है उसका परिमाण स्मॉल बी है, और इसके साथ कोण थीटा बन रहा है, तो बी का एक कंपोनेंट कितना होगा, बी कॉस थीटा, और इसके साथ कोण नहीं बन रहा है तो ये बी साइन थीटा, कह सकते हैं ना। इस माइनस बी वेक्टर का मान बी है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये बी कॉस थीटा, और इसके साथ कोण नहीं बन रहा है तो ये बी साइन थीटा। बस अब हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस वेक्टर की लंबाई निकालनी है, तो उसके लिए इस समकोण त्रिभुज को पकड़ते हैं। बस तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ, तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि देखते बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर का मान स्मॉल ए था, उसमें से बी cos थीटा चला गया, तो ये दूरी कितनी बचेगी,
a माइनस बी कॉस थीटा, है ना, बोल सकते हैं कि कुल दूरी a है, उसमें से b कॉस थीटा चली गई तो ये दूरी कितनी बचेगी, a माइनस बी कॉस थीटा। बस अब हम इस वाले समकोण त्रिभुज को देखते हैं। आराम से बताओ कि इस समकोण त्रिभुज में आधार का काम कौन करेगा, a माइनस बी कॉस थीटा, और लंब का काम कौन करेगा, b साइन थीटा, और कर्ण का काम कौन करेगा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। बस हमको है ना, हमको a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है। तो दूसरे शब्दों में a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस वेक्टर की लंबाई निकालनी है। तो इस वेक्टर की लंबाई कर्ण को प्रदर्शित करेगी, और कर्ण बराबर कितना होगा, रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लिख देता हूं मैं इधर, लिख देता हूं कि हमको a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण देखना है ना, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा, कर्ण के बराबर। और कर्ण कितना होता है, रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। रूट ऑफ आधार कितना है, a माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, b साइन थीटा का स्क्वायर। ये बस अब तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वही a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है ना, तो कितना होगा, रूट ऑफ, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, a माइनस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में क्या है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी है ना। बस जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तुम बताओ कि इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन, और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इससे हम a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण देख सकते हैं, है ना। तो तुम बताओ, इन दोनों का योग तो बी स्क्वायर हो गया ना। बस अब हम कंफर्म लिख सकते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का परिमाण मतलब a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण कितना हो गया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना, ध्यान रखना कि हर बार गधोटाई से इतना सारा डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, और कंपेरेटिवली याद रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि, है ना, अच्छे याद रखना कि सदिश योग का परिमाण मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन का परिमाण मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। तो हम तो इसी फॉर्म में यूज करेंगे इसको, लेकिन तुम चाहो तो इसको किताबी शब्दों में भी लिख सकते हो, है ना, हम तो ऐसे याद रखेंगे, लेकिन इसको चाहो तो किताबी शब्दों में भी लिख सकते हो। तो तुम, एक मिनट, है ना, तुम बताओ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का परिमाण मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण कितना हो गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो स्मॉल ए क्या था, ए का परिमाण था, तो इसको टेक्निकल शब्दों में मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर की जगह बी का परिमाण मतलब मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2, ए की जगह मॉड ऑफ ए, बी की जगह मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा ई होगा, है ना। तो कंपेरेटिवली याद रखना, मैं दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ तो तुमको याद होगा कि वेक्टर एडिशन में तो हमने, है ना, तुमको याद होगा कि वेक्टर एडिशन में तो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण देखा था, और हमको पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा होता था। इधर प्लस आता था ना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ बी cos थीटा होता था। लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ बी cos थीटा होगा। तो इनको कंपेरेटिवली याद रखना। चलो बच्चों, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक बिल्कुल चिल्लर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखना है ना। तो हमको दे रखा है कोई ए वेक्टर है जिसका परिमाण 10, इधर बी वेक्टर है जिसका परिमाण 8, और दोनों के बीच कोण 60 डिग्री है। तो हमको पूछा है कि इन सदिशों के, इन सदिशों के डिफरेंस का परिमाण मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण कितना होगा वो देखना है। बताओ, अब वापस मूर्खों टाइप से पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
कि सदिशों के डिफरेंस का परिमाण मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण कितना होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 mod of a mod of b cos थीटा मान रखते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण कितना होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर फिर 10 स्क्वायर बी स्क्वायर दूसरे वेक्टर का परिमाण 8 का स्क्वायर माइनस 2 mod ऑफ ए इसका परिमाण 10 mod ऑफ बी इसका परिमाण 8 इंटू कॉस थीटा कितना है थीटा दोनों वेक्टर के बीच कोण 60 डिग्री। तो हमको पता है कि cos 60 कितना होता है हाफ। सॉल्व कर लेना कितना आएगा रूट 10 स्क्वायर तो 100 8 स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 2 से 2 कैंसिल तो 80 इसको सॉल्व करोगे तो रूट 84। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण कितना आएगा रूट ऑफ 84 इतना आएगा। इजीली कर सकते। हाँ बच्चों वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हम सर्कुलर मोशन के टाइम पर करेंगे लेकिन अभी भी इसको हम कर सकते हैं ध्यान से देखना है ना। तो हमको दे रखा है कोई पार्टिकल है हमको दे रखा है कोई पार्टिकल है जो v की नियत चाल से वृत्तीय पथ में गति कर रहा है और किसी समय मान लेते हैं कि पार्टिकल थीटा कोण जितना घूम गया। तो हमको पूछा है कि यहां से लेकर के यहां तक पार्टिकल के वेग में परिवर्तन का परिमाण कितना होगा वो देखना है ना। ये पूछा है कि जितने समय में पार्टिकल थीटा कोण घूम जाएगा उतने समय में इसके वेग में परिवर्तन कितना होगा उसका परिमाण कितना होगा वो देखना है। पहले मूर्ख लोग कैसे करते हो सुन लेना। मूर्ख लोग तो ये बोलते हैं कि इसका प्रारंभिक वेग भी v है और बाद में भी इसका वेग v है वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो वेग में परिवर्तन का परिमाण 0। लेकिन ये गलत है यार ध्यान रखना अच्छे से है ना अच्छे ध्यान रखना कि इस बार प्रारंभिक और है ना इस बार प्रारंभ और अंत में वेग का मान तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। दिख रहा है ना इस बार शुरू और बाद में वेग का मान तो बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है और दिशा अलग अलग है तो वेग सदिश भी डिफरेंट होगा। वेग सदिश डिफरेंट होगा इसलिए वेग सदिश में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा कितना होगा वो देखना है। बस अब इसको सही तरीके से करते हैं। बस यहाँ से यहाँ तक है ना यहाँ से यहाँ तक इसके वेग सदिश में परिवर्तन देखना है ना। तो तुम बताओ कि वेग में परिवर्तन को तुम v फाइनल माइनस v इनिशियल मत बोलना। वेग में परिवर्तन को हम v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर बोलेंगे है ना। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसके वेग में परिवर्तन कितना होगा v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर तो हमको वेग में परिवर्तन का परिमाण निकालना है मतलब इनडायरेक्टली हमको v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर का परिमाण देखना है। तो तुम बताओ कि ये चीज कैसी बन गई a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड जैसी हो गई ना है ना। बताओ ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड जैसी हो गई तो हमको डायरेक्ट पता है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का परिमाण कितना होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 mod of a mod of b cos थीटा। तो वैसे ही v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर का परिमाण कितना होगा रूट ऑफ a स्क्वायर की जगह v फाइनल का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह v इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 mod of a की जगह mod of v फाइनल mod of b की जगह mod v इनिशियल इंटू cos थीटा ही होगा है ना। और हमको अच्छे पता है ना अच्छे पता है कि इस फॉर्मूले में थीटा क्या होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण। तो इस बार थीटा क्या होगा प्रारंभिक वेग और बाद वाले वेग के बीच कोण कितना होगा वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन तो बिल्कुल डायरेक्ट बोल सकता है कि पार्टिकल अगर थीटा कोण घूमेगा तो इसका वेग सदिश भी थीटा ही कोण घूमेगा मतलब प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच कोण थीटा होगा। डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन तुम चाहो तो उसको मूर्खों टाइप से चेक भी कर सकते हो कि थीटा प्रारंभिक वेग और बाद वाले वेग के बीच कोण है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ऐसी क्षैतिज लाइन बना देते हैं ज्योमेट्री लगाने के लिए है ना। तो तुम आराम से बताओ कि ये कोण थीटा है तो ये भी एकांतर कोण थीटा ही होगा। सही है ना बिल्कुल क्षैतिज लाइन बनाइए तो ये कोण थीटा है तो ये भी एकांतर कोण थीटा होगा। अब बताओ ये त्रिज्यी लाइन है और स्पर्श की लाइन है। त्रिज्यी और स्पर्श की लाइन परस्पर लंबवत होते हैं तो उसमें ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
अब बताओ क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन ये दोनों भी परस्पर लंबवत होती है, तो ये कोण 90 माइनस थीटा है, तो इसका और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस थीटा, तो ये कोण थीटा हो गया। तो ध्यान रखना कि पहली दूसरी के बच्चों टाइप से इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फटाफट देख सकते हैं। ये कोण थीटा तो ये भी एकांतर कोण थीटा, ये थीटा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो इसका और कॉम्प्लीमेंट्री थीटा, है ना। तो बस ये कोण थीटा आ गया, मतलब बोल सकते हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच भी कोण थीटा ही होगा, है ना। ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अभी हमने मूर्खों टाइप से इतना कचरा किया है ना, ध्यान रखना कि अभी तो हमने बेवकूफ टाइप से इतना कचरा किया है, लेकिन आगे इतना कचरा करने का टाइम नहीं है ना। आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि वृत्तीय गति में पार्टिकल जितना कोण घूमता है उसका वेग सदिश भी उतना ही कोण घूमता है। मतलब आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि पार्टिकल थीटा कोण घूम रहा है तो उसका वेग सदिश भी थीटा कोण घूमेगा, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच कोण का काम थीटा ही करेगा। बस अब तो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रखते हैं, है। तो तुम बताओ कि वेग में परिवर्तन का परिमाण निकालना है, मतलब v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर का मॉड निकालना है, तो कितना होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ही होगा। ए स्क्वायर मतलब v फाइनल का स्क्वायर, तो बताओ फाइनली भी वेग का मान v है ना। तो फाइनल वेग का परिमाण भी v है, तो v फाइनल स्क्वायर की जगह भी v स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर, तो प्रारंभिक वेग का भी परिमाण v है, तो ये भी v स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ v फाइनल अंतिम वेग का परिमाण v, मॉड ऑफ v इनिशियल प्रारंभिक वेग का भी परिमाण v, और cos थीटा प्रारंभिक वेग का अंतिम वेग के साथ कोण, तो उसके लिए कोई ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आना चाहिए कि पार्टिकल थीटा कोण घुमा है तो उसका वेग सदिश भी थीटा ही कोण घूमेगा, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच कोण बिंदास थीटा ही होगा। बस अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, जगह की कमी है से डायरेक्ट कर रहा हूँ कि बताओ इसमें वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2v स्क्वायर, और 2v इंटू वी इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2v स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो और सॉल्व करते हैं, मैं लिख देता हूँ। चलो और सॉल्व करते हैं, तो वेग में परिवर्तन का परिमाण निकाला था ना तो ये आया, तो तब पहली और दूसरी टर्म में 2v स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो लिख देता हूँ कि रूट ऑफ ये पहली और दूसरी टर्म में हम 2v स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और 2v स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इधर क्या आएगा 1 माइनस इधर cos थीटा ये आएगा। अब ध्यान रखना कि कई बच्चों की तो गाड़ी है ना, कई बच्चों की गाड़ी तो बस यहीं आकर के अटक जाती है, लेकिन है ना, लेकिन तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि पूरी फिजिक्स में कभी 1 प्लस cos थीटा या 1 माइनस cos थीटा है तो इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। तो तुम खुद बताओ कि अंडर रूट करने के लिए इस 1 को कैंसिल करना चाहते हैं, तो तुम बताओ कि 1 को कैंसिल करने के लिए cos थीटा को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख देंगे। ये इतना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि कभी 1 माइनस cos थीटा हो तो 1 को कैंसिल करने के लिए cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो चलो इधर कर लेता हूं, तो वेग में परिवर्तन का परिमाण कितना आ गया रूट ऑफ ये 2v स्क्वायर तो कॉमन था, और इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ये लिख देंगे। बस आराम से बताओ कि सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसल और माइनस माइनस का प्लस आ गया, तो वेग में परिवर्तन का परिमाण रूट 2v स्क्वायर तो था ही, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसल माइनस माइनस का प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ही आएगा। बस आगे तो कर सकते हैं, बता 2 इंटू 2 का अंडर रूट 2 वी स्क्वायर का अंडर रूट वी, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का अंडर रूट साइन थीटा बाय 2, तो था यहाँ से यहाँ तक इसके वेग में परिवर्तन का परिमाण 2v साइन थीटा बाय 2 होगा। तो ध्यान रखना कि जो वेक्टर पढ़ रहे हैं वो कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, पूरी फिजिक्स में इसका यूज होगा। देखो बच्चों अभी हमने सदिशों को जोड़ना मतलब वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, और सदिशों को घटाना मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, लेकिन
कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कंपेयर करने को बोलता है। मतलब वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को एक ही डायग्राम में बनाने को बोलता है। तो याद रखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों को एक ही डायग्राम में बनाना हो तो फिर हम पैरेललोग्राम रूल लगाते हैं ना। तो एक बार देखते हैं कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का पैरेललोग्राम रूल क्या होता है, या हिंदी में बोले तो सदिशों को जोड़ने और सदिशों को घटाने के लिए समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है वो देखते हैं, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, ये समानांतर चतुर्भुज नियम कुछ और नहीं है, ये त्रिभुज नियम ही है ना। ध्यान रखना कि बेसिकली समानांतर चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम में कोई अंतर नहीं है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों का मतलब एक ही है, बस इसमें बोलने के शब्द थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बाकी कंसेप्ट वही होता है ना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज नियम से सदिशों को जोड़ते कैसे हैं वो देखते हैं ना। तो उसको समझने के लिए बहुत कॉमन सा केस दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं इधर कोई वेक्टर ए वेक्टर है, इधर कोई वेक्टर बी वेक्टर है, बस हमको इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिखने में कैसा होगा वो देखना है। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी वेक्टर को जोड़ना हो तो उसके लिए इनको 1 बाय 1 जमाएंगे, तो उसके लिए वही तरीका है। वही तरीका, इस ए वेक्टर को छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो बी वेक्टर है उसको समानांतर शिफ्ट करके इधर लगा देते हैं। ऐसे ही करते थे ना यार, तो वही करेंगे यार, है ना, वही करेंगे। इस ए वेक्टर को छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, और इस बी वेक्टर को समानांतर शिफ्ट करके इधर लगा देंगे। तो तुम आराम से बताओ कि बताओ अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बिल्कुल, है ना, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बिल्कुल 1 बाय 1 हो गए। तो बताओ इनका परिणामी क्या होगा। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाला जो सीधा वेक्टर है वही उनके परिणामी को प्रदर्शित करेगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। और ये चीज हम कई बार देख चुके थे ना कि प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश ही इनके परिणामी मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। ये हम कई बार कर चुके थे, लेकिन अब इसमें हम थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं, है ना, लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि, है ना, ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। कोई पाप तो नहीं है ना, कर सकते हैं ना, वही हम ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से ऐसा समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो तुम खुद बताओ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से अगर समानांतर चतुर्भुज बनाए तो इसका जो बीच वाला विकर्ण है वो इनके वेक्टर एडिशन को प्रदर्शित करेगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। तो बस पैरेललोग्राम रूल से सदिशों का योग ऐसे करते हैं। तो बस जो भी सदिश हैं उनसे समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो इनका जो बीच वाला विकर्ण है वो इनके परिणामी को प्रदर्शित करेगा, मतलब वेक्टर एडिशन को प्रदर्शित करेगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। तो वेक्टर को जोड़ने का तो समानांतर चतुर्भुज नियम ये हो गया। अब देखते हैं कि वेक्टर्स को घटाने का समानांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है वो देखते हैं। तो उसके लिए भी वही केस दे रहा हूँ, है ना, उसके लिए वही केस दे रहा हूँ। इधर कोई वेक्टर, है ना, वही केस दे रहा हूँ कि इधर कोई वेक्टर ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है। तो देखो इस बार हमको, है ना, इस बार हमको दोनों वेक्टर को घटाना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिखने में कैसा होगा वो देखना है। तो मैंने तुमको 10 बार बताया था कि वेक्टर को घटाने की वही स्किल कि हम सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। बस हम ए और बी को घटाने की जगह ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ेंगे, है ना। तो बताओ ए वेक्टर तो हमको अवेलेबल है ना, ठीक है ना, तो ए वेक्टर तो हमारे पास अवेलेबल है। अब हमको माइनस बी वेक्टर देखना है, तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बताओ बी वेक्टर ऐसा है तो ऑब्वियसली माइनस बी वेक्टर इसका उल्टा होगा, है ना। तो एक बी वेक्टर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर इसका उल्टा होगा। बस
अब हमको ए वेक्टर और माइनस, है ना, तो हमको ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो उसके लिए इनको 1 बाय 1 जमाएंगे, है ना। इन दोनों को जोड़ने के लिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को 1 बाय 1 जमाएंगे, लेकिन बताओ इस बार किसी को भी शिफ्ट करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। ध्यान रखना, इस बार किसी को भी शिफ्ट करने की जरूरत है ही नहीं। तुम बताओ कि माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर तो ऑलरेडी 1 बाय 1 है, दिख रहा है ना। तो इस बार किसी को भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद बताओ, इस बार माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर तो ऑलरेडी 1 बाय 1 है ना। तो माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर ऑलरेडी 1 बाय 1 है, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा वेक्टर ही इन दोनों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा, मतलब माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, जिसको दूसरे शब्दों में हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं। तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा अलग शब्दों में देखते हैं ना। तो वही ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, तो इन दोनों को घटाना है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देखना है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि इस ए वेक्टर और बी वेक्टर से ऐसा समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, है ना। ध्यान रखना कि घटाने के लिए भी ए वेक्टर और बी वेक्टर से समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं। तो बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर से समानांतर चतुर्भुज बनाए, तो इनका जो बीच वाला विकर्ण है वो तो वेक्टर एडिशन को प्रदर्शित करेगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, और इसका जो टेढ़ा वाला विकर्ण है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन को, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। तो बस यही वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का समानांतर चतुर्भुज नियम होता है, ठीक है ना। इन दोनों सदिशों से समानांतर चतुर्भुज बनाओ, तो इनका जो बीच वाला विकर्ण है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच वाला विकर्ण है वो वेक्टर एडिशन को, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, और इसका जो टेढ़ा वाला विकर्ण है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन को, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को प्रदर्शित। हाँ बच्चों, अभी तो हमने समानांतर चतुर्भुज नियम को बिल्कुल डिटेल में देखा है, लेकिन अब इतना डिटेल में सोचने का टाइम नहीं है। अब इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना। तो वही मान लेते हैं कोई वेक्टर ए वेक्टर है, इधर कोई वेक्टर बी वेक्टर है, तो इस बार हमको वेक्टर एडिशन मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों को एक ही चित्र में प्रदर्शित करना है। तो अच्छे ध्यान रखना कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों को एक ही चित्र में प्रदर्शित करना हो, तो फिर हम समानांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे, है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली ए वेक्टर और बी वेक्टर इससे ऐसा समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से ऐसा समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो हमको पता है कि इन दोनों वेक्टर से समानांतर चतुर्भुज बनाए, तो इनमें है ना, इन सदिशों के जो बीच वाला विकर्ण है वो तो इनके वेक्टर एडिशन मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, और ये जो टेढ़ा विकर्ण है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, है ना। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि समानांतर चतुर्भुज रूल कब लगाते हैं। कई मूर्ख लोग तो थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन इसका यूज ही नहीं कर पाते, है ना। तो मैंने शुरू में तुमको चमका कर बताया था, है ना, शुरू में तुमको चमका कर बताया था कि वेक्टर के किसी भी क्वेश्चन में वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कंपेयर करने को बोला हो, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को कंपेयर करने को बोला हो, तो तुरंत चमक जाना चाहिए कि उसमें समानांतर चतुर्भुज नियम का यूज करेंगे। तो बच्चों, अब इसी कंसेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं। फिर हमको दे रखा है कि कोई भी दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमको पूछा है कि इनके वेक्टर एडिशन का परिमाण मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का परिमाण मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों में से किसका परिमाण ज्यादा होगा वो पूछा है ना। तुमको पूछा है कि कोई भी दो वेक्टर है तो उनके वेक्टर एडिशन का परिमाण और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के परिमाण में से किसका परिमाण ज्यादा होगा वो देखना है। तो मैंने अभी तुमको चमका कर बताया था, है ना, कि पूरी फिजिक्स में कभी भी वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कंपेयर करना हो
तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इस बार बेस्ट तरीका क्या रहेगा, समानांतर चतुर्भुज नियम, है ना। तो बस तुम खुद बताओ कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में किसका परिमाण ज्यादा होगा। वो डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर के बीच कोण कितना, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम तीनों केस देते हैं। चलो पहले केस में मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच कोण न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है ना। पहले केस में मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच कोण न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। तो तुम बताओ कि दोनों वेक्टर के बीच कोण न्यून कोण होगा, तो फिर इन वेक्टर से जो समानांतर चतुर्भुज बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो देखते ही बताओ कि इस बार बीच वाला डायगोनल ज्यादा होगा, है ना। बीच वाले विकर्ण की लंबाई ज्यादा होगी, मतलब वेक्टर एडिशन का परिमाण ज्यादा होगा। और इस वाले विकर्ण की लंबाई कम होगी तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का परिमाण कम होगा। चलो अगला केस देते हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच कोण अधिक कोण है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है। तो तुम बताओ कि दोनों वेक्टर के बीच कोण अधिक कोण हो तो उनसे जो समानांतर चतुर्भुज बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि बीच वाले विकर्ण की लंबाई कम है, मतलब अब वेक्टर एडिशन का परिमाण कम है। और इस विकर्ण की लंबाई ज्यादा है, मतलब अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का परिमाण ज्यादा होगा। तो इस बार वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण ज्यादा, और वेक्टर एडिशन मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण कम होगा। और अब तीसरा केस देते हैं। तो चलो तीसरे केस में मान लेते हैं कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, मतलब दोनों के बीच कोण 90 डिग्री है। अब कौन ज्यादा होगा, तो भी कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि दोनों वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री हो तो अब इनसे जो समानांतर चतुर्भुज बनेगा वो वास्तव में आयत होगा। बोल सकते हैं ना कि दोनों वेक्टर लंबवत हैं, तो अब अगर इनसे समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो वो एक आयत होगा। और हमको पता है कि आयत में इस विकर्ण और इस विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो इस बार वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का परिमाण बराबर होगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण बराबर होगा, है ना। तो इसीलिए बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कंपेयर करने को बोला हो तो उसके लिए सबसे स्मार्ट तरीका है कि समानांतर चतुर्भुज नियम का यूज करेंगे, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कोई भी दो वेक्टर हैं, उनके वेक्टर एडिशन मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका परिमाण बराबर हो तो दोनों सदिशों के बीच कोण कितना होना चाहिए वो देखना है। वो इसको करने का बेस्ट मेथड समानांतर चतुर्भुज नियम वाला मेथड है। बस सिंपली इन वेक्टर से समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये वाला जो विकर्ण है, बीच वाला विकर्ण है, वो सदिश योग को प्रदर्शित करता है और ये वाला जो विकर्ण है वो सदिश व्यवकलन को प्रदर्शित करता है। तो तुम बताओ इस बार सदिश योग और सदिश व्यवकलन बराबर है, मतलब इस बार इस विकर्ण और इस विकर्ण की लंबाई बराबर है। और दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर कब होती है, जब आयत हो। तो कंफर्म है कि इस बार इनसे जो समानांतर चतुर्भुज बनेगा वो आयत होगा, और आयत होगा तो दोनों सदिशों के बीच कोण 90 डिग्री होगा। हम इजीली कर सकते हैं इसको। हाँ बच्चों, अभी हमने समानांतर चतुर्भुज नियम देख लिया। अब एक बहुत मामूली चीज देखते हैं कि वेक्टर के बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि वेक्टर्स को जोड़ने के लिए तो उनको वन बाय वन जमाते हैं, लेकिन वेक्टर्स के बीच कोण ज्ञात करना हो तो उसके लिए वेक्टर को हम या तो टेल टू टेल मिलाते हैं या फिर हेड टू हेड मिलाते हैं। और अब जो कोण होगा वो वेक्टर के बीच कोण कहलाएगा। और इतना तुम सोच सकते हो, है ना, इतना तुम सोच सकते हो कि टेल टू टेल कोण और हेड टू हेड कोण दोनों सम्मुख कोण होंगे, इससे बराबर होंगे। तो कोई भी बोल सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखना कि वेक्टर्स को जोड़ना है तो उसके लिए वन बाय वन जमाते हैं, लेकिन कोण ज्ञात करना है तो उसके लिए वेक्टर को या तो टेल टू टेल मिलाते हैं या फिर हेड टू हेड मिलाते हैं। और अब जो कोण होगा वो वेक्टर के बीच कोण कहलाएगा, है ना। तो चलो इसके हम कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। पहले एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखना है ना। तो हमको दे रखा है कि कोई ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है और ये वाला कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो हमको पूछा है कि
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना होगा वो देखना है। इजीली कर सकते हैं ना? तो तुम बताओ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण क्या 60 डिग्री बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं ना? बताया था मैंने कि वेक्टर्स के बीच कोण देखना है ना? बताओ क्या अभी दोनों टेल टू टेल मिले हुए हैं क्या? नहीं है ना? तो इसको वेक्टर के बीच कोण नहीं बोल सकते। मैंने अभी बताया था कि वेक्टर्स के बीच कोण निकालना है तो उनको या तो टेल टू टेल मिलाएंगे या फिर हेड टू हेड मिलाएंगे। तो अभी ये टेल टू टेल मिले हुए नहीं है, तो उसके लिए किसी भी एक को समानांतर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चलो ऐसा करते हैं कि बी को तो ऐसे ही रहने देते हैं और ए वेक्टर को समानांतर शिफ्ट करके इधर लगा देते हैं। अब तुम बताओ कि अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की टेल टू टेल मिल गए ना? वही। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों टेल टू टेल मिल गए, तो अब ये जो कोण होगा वो वेक्टर के बीच कोण कहलाएगा। तो ये कुल कोण 180 डिग्री होता है, उसमें से 60 चला गया तो 120 डिग्री। बस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण क्या बोलेंगे? 120 डिग्री ये बोलेंगे। चलो इसी का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें सारी स्किल क्लियर होगी। ध्यान से देखना है ना? तो हमको दे रखा है कोई ए वेक्टर ऐसा है ठीक है ना? तो हमको दे रखा है ए वेक्टर ऐसा है, उसके साथ जुड़ने वाला बी वेक्टर ऐसा है और हमको पता है कि दोनों का परिणामी क्या होता है? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश। ये दोनों को परिणामी को प्रदर्शित करेगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। तो इतना समझते हो कि ए वेक्टर है, ये उसके साथ जुड़ने वाला बी वेक्टर है और इन दोनों का परिणामी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश ये होगा, जिसको रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर बोल रखा है। ये कोण दे रखे हैं, ये 50, 60, 70 ये कोण दे रखे हैं। बस हमको डराने के लिए पूछा है कि इस बार ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना होगा, ए वेक्टर और परिणामी के बीच कोण कितना होगा और बी वेक्टर और परिणामी के बीच कोण कितना होगा वो देखना है। चलो पहले हमको देखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना होगा। तो क्या ए और बी के बीच कोण 50 डिग्री बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। वेक्टर के बीच कोण निकालने के लिए टेल टू टेल या हेड टू हेड मिलाना पड़ता है, जबकि इस बार ये ना तो टेल टू टेल मिले हुए हैं ना हेड टू हेड मिले हुए हैं। तो इनके बीच कोण निकालने के लिए किसी न किसी को शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो ऐसा करते हैं कि बी को तो ऐसे ही रहने देते हैं और ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। अब बताओ, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों टेल टू टेल मिल गए, तो ये वाला कोण होगा वो वेक्टर के बीच कोण कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक कुल कोण 180 डिग्री होता है, उसमें से 50 चला गया तो ये कोण 130 डिग्री। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना लिखेंगे? 130 डिग्री लिखेंगे। ऐसे हमको ए वेक्टर और परिणामी मतलब आर वेक्टर के बीच कोण पूछा है, तो डायरेक्ट 60 डिग्री है। तुम बताओ कि ए वेक्टर और रिजल्टेंट आर वेक्टर ये दोनों तो टेल टू टेल मिले हुए हैं, तो इस बार तो ये जो कोण होगा वो वेक्टर के बीच कोण कहलाएगा। तो ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच कोण डायरेक्टली 60 डिग्री होगा। और अब बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच कोण देखना है। देखते बताओ कि बी वेक्टर और आर वेक्टर टेल टू टेल मिले हुए तो नहीं है, लेकिन हेड टू हेड मिले हुए थे, है ना? तो इस बार भी ये जो कोण होगा वो वेक्टर के बीच कोण कहलाएगा। तो बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच भी कोण डायरेक्टली 70 डिग्री बोल सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। अब वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लेना। तो पहले तो एक बिल्कुल चिल्लर टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? ध्यान से देखना, केयरफुल। ये तो इस बार हमको दे रखा है कि कोई भी दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमको दे रखा है कि उनके योग का परिमाण और उनके व्यवकलन का परिमाण बराबर है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड बराबर है। तो दोनों वेक्टर के बीच कोण कितना होना चाहिए वो देखना है। ये तो हम पहले कर चुके हैं, है ना? पहले हम कर चुके हैं तो हमको अच्छे पता है कि इस, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को तो करने का बेस्ट तरीका है कि इसको समानांतर चतुर्भुज नियम से करें, है ना? वही वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए समानांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे, तो बस कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर से हम समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो हमको पता है कि जो बीच वाला विकर्ण है वो वेक्टर एडिशन में तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो टेढ़ा वाला विकर्ण है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को प्रदर्शित करता है।
तो बस इस बार हमको दे रखा है ना, इस बार हमको दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण बराबर है। मतलब कहने का मतलब है कि समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर है। तो तुम बताओ कि विकर्णों की लंबाई बराबर कब होती है? जब ये एक आयत हो। तो कंफर्म है कि विकर्णों की लंबाई बराबर है, मतलब इस बार जो समानांतर चतुर्भुज बनेगा वो वास्तव में आयत बनेगा, और आयत बनेगा तो कोण 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ध्यान रखना कि इस टाइप के चिल्लर क्वेश्चन को करने का यही बेस्ट तरीका है, इसको समानांतर चतुर्भुज के नियम से ही किया जाए, यही बेस्ट तरीका है। लेकिन चलो एक बार हम मूर्खों टाइप से इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना। बस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड बराबर है तो दोनों वेक्टर के बीच कोण थीटा कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड के फॉर्मूले के अंदर भी थीटा छुपा होता है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड के फॉर्मूले के अंदर भी थीटा छुपा होता है। तो बस इनके बीच एंगल निकालने का मैथमेटिकल तरीका ये है कि कोई भी बुद्धि मत लगाओ, बस भगवान का नाम लेकर के इन दोनों के फॉर्मूले लगा दो। चलो पहले हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने चमका कर याद कराया था कि वेक्टर एडिशन का परिमाण मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड कितना होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 mod ऑफ बी cos थीटा बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड कितना होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 mod ऑफ बी cos थीटा। और दोनों बराबर दे रखे हैं तो दोनों को बराबर कर दो, बस सॉल्व करना है। पहले अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए दोनों और स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 mod ऑफ बी cos थीटा, और आरएचएस में कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 mod ऑफ बी cos थीटा। देखो अब ज्यादा लिखने का टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि बताओ सॉल्व करेंगे तो, है ना, सॉल्व करेंगे तो बताओ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो तुम बताओ कि इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, है ना, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो एलएचएस में कितना बचेगा, 2ab cos थीटा बराबर आरएचएस में कितना बचेगा, माइनस 2ab cos थीटा। बताओ अब सॉल्व करेंगे तो 2ab से ये 2ab भी कैंसिल, लेकिन मूर्खों टाइप से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल मत कर देना। cos थीटा से cos थीटा भी कैंसिल कर दोगे तो 1 इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो शायद 10वीं क्लास पास की होगी तो तुमको पता होगा कि जो वेरिएबल है या जो निकालना है उसको कैंसिल नहीं करेंगे, है ना। तो 2ab से 2ab तो कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल करें, इसको कैंसिल करेंगे तो एलएचएस में क्या बचेगा, cos थीटा, और आरएचएस में कितना बचेगा, माइनस cos थीटा। तो थीटा निकालना है ये अपनी आखिरी उम्मीद है, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, उसकी जगह इस माइनस cos थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो तुम बताओ कि माइनस cos थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एलएचएस में क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा मतलब 2 cos थीटा, और आरएचएस में बिल्कुल 0 बचेगा। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो cos थीटा भी 0, और बताओ cos थीटा इक्वल टू, है ना, बताओ cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसके लिए दोनों वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को हमने दोनों टाइप से किया, स्मार्ट बच्चों के टाइप से, समानांतर चतुर्भुज नियम से भी किया, और गधों टाइप से फॉर्मूले से भी किया। लेकिन हमको पता है कि यही घिसे पिटे क्वेश्चन हो ना, ध्यान रखना कि वही घिसे पिटे क्वेश्चन हो, तब तो इसको करने का बेस्ट मेथड समानांतर चतुर्भुज नियम है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, है ना, ध्यान रखना कि घिसा पिटा वही क्वेश्चन हो, तब तो इसको समानांतर चतुर्भुज से करना ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, जैसे वेक्टर एडिशन का परिमाण वेक्टर सब्ट्रैक्शन के परिमाण के डबल है, अब बताओ तुम्हारे समानांतर चतुर्भुज का जुगाड़ काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी चेंज कर दिया हो तो फिर सीधे सारे बच्चों टाइप से फॉर्मूले से करना होता है, इसीलिए ये फॉर्मूले वाला भी मेथड मैंने बता दिया।
बच्चों अब है ना, अब इसी के जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको सुन लेना। ये तो देखो क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो सबसे पहले हमको दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण बराबर है। मतलब अपने सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण अगर x हो तो बी वेक्टर का भी परिमाण x है ना। उसके बाद है ना, उसके बाद हमको दे रखा है कि वेक्टर एडिशन का परिमाण वेक्टर सब्ट्रैक्शन के परिमाण का डबल है। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। तो बस इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमको देखना है कि इस बार ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा कितना होगा वो देखना है। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि अब इसको करने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा, समानांतर चतुर्भुज नियम वाला या फॉर्मूले वाला। फॉर्मूला बेटर रहेगा, है ना। तुम बताओ, इसमें एक विकर्ण की लंबाई दूसरे से डबल है तो तुम कोण क्या डायरेक्ट निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे ना। तो इसीलिए है ना, सॉरी, है ना, इसीलिए मैंने तुमको पहले चमका कर बताया था कि अगर घिसा पीटा वही क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना कि घिसा पीटा क्लास में किया था वही कि वही क्वेश्चन हो, तब तो समानांतर चतुर्भुज नियम वाली होशियारी दिखा सकते हो। लेकिन इस बार उस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। और ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन को चेंज कर दे तो अब कोई होशियारी नहीं लगाएंगे, अब सीधे सारे बच्चों टाइप से फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो तुम खुद बताओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड के अंदर भी कौन छुपा होता है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड के अंदर भी कौन छुपा होता है। बस दोनों वेक्टर के बीच कोण निकालना है तो कोई होशियारी नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो पहले हमको ए वेक्टर पहले हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड देखना है। तो हमको पता है, हमको डायरेक्ट याद है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 mod of a mod of b cos theta इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इतना हो गया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 mod of a mod of b cos थीटा ये होता है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। क्या लिख दिया है मैंने, है ना। तो बस अब हमको इसको सॉल्व करना है, इजीली कर सकते हैं। बताओ, सबसे पहले अंडर रूट से मुक्ति पानी है। तो बस अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए दोनों और स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा। तो एलएचएस में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 mod of a mod of b cos थीटा इक्वल टू, इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 mod of a mod of b cos थीटा इतना आएगा, है ना। अब देखो, अब हमको इस बार है ना, हमको इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण बराबर है। मतलब सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण अगर x मान लें तो बी वेक्टर का भी परिमाण x ही है। बस मान रख देते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि इस बार ए वेक्टर का भी परिमाण x है तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। बी वेक्टर का भी परिमाण x है तो बी स्क्वायर को भी x स्क्वायर। फिर ये मॉड ऑफ ए को भी x, मॉड ऑफ बी को भी x, यहाँ ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ ए की जगह एक्स और मॉड ऑफ बी की जगह एक्स लिखेंगे। बस अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। आराम से बताओ कि इधर आराम से बताओ कि इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ी टाइम की कमी है। तो आराम से बताओ ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर। और इधर भी 2x इंटू एक्स को 2x स्क्वायर। तो तब इस टर्म और इस टर्म में मैं 2x स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। 2x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इधर 1 प्लस इधर cos थीटा इतना आएगा इक्वल टू 4 को चलो छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहते थे। यहाँ भी वही, यहाँ भी बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर और 2x इंटू एक्स को भी 2x स्क्वायर। तो इसमें भी 2x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस cos थीटा आएगा। बस अब आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो एलएचएस में कितना बचेगा, 1 प्लस cos थीटा
और आरएचएस में कितना बचेगा, 4 का गुणा करेंगे तो 4 माइनस, है ना, वही 4 का गुणा करेंगे तो 4 माइनस 4 cos थीटा इतना बचेगा। आगे और सॉल्व कर सकते हैं ना, कि बताओ ये cos थीटा वाली टर्म को एलएचएस में और 1 को आरएचएस में, तो एलएचएस में cos थीटा प्लस 4 cos थीटा मतलब 5 cos थीटा आ जाएगा, और आरएचएस में 4 माइनस 1 मतलब 3। तो तुम बताओ कि 5 को भी उधर ट्रांसफर करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 3/5, और हमको पता है कि cos थीटा इक्वल टू 3/5, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 3/5 ऐसा लिख सकते हैं, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 3/5 है, और हमको पता है कि cos में 3/5 किसका मान होता है, cos 53 डिग्री का। बस ये भी बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos 53 डिग्री है, तो थीटा लगभग 53 डिग्री, ये भी सही है। ये एग्जैक्टली cos इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हैं। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने जेई में बार बार पूछे गए हैं ना, तो अच्छे ध्यान रखना तुम्हें ना, अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी घिसा पीटा क्लास में बताया हुआ जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल घिसा पीटा क्लास में जो किया हो यही की यही क्वेश्चन हो, तो समानांतर चतुर्भुज नियम से करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया हो, तो अब, है ना, अब होशियारी दिखाएंगे, अब सीधे सारे बच्चों टाइप से फॉर्मूले से ही करेंगे।